नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो यूनिट सेकंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे थे या बता रहे थे कि हमको ऑर्गेनिक पढ़नी है, तो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हैं। जैसे अपन ने इनऑर्गेनिक के जो लेक्चर स्टार्ट किए थे वैसे यहाँ पर अपन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के मेरा पहला लेक्चर है और इसमें अपन आज बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में और उसका जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या कार्बधात्विक यौगिक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किसको अपन कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। देखो यहाँ पर जो वर्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बधात्विक, इसमें दो वर्ड है, एक तरह से कार्बन भी है और धातु भी है। कार्बन और धातु से बने यौगिक एक तरह से अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन परमाणु धातु से जुड़ा होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक बोलते हैं। अब ये बोला जाता है जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं वो स्पेसिफिक उनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स आप लोगों ने देखे होंगे उनमें मेटल्स पाई जाती है, फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एल्कोक्साइड होते हैं, उनमें मेटल भी होती है और कार्बन भी होता है, बट वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये बोला जाता है कि जो अपना एल्कोक्साइड होता है उस एल्कोक्साइड के अंदर जो धातु परमाणु है वह कार्बन परमाणु से ना जुड़कर किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। इसलिए अपन उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्ड बना होता है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। या इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो कार्बन से, उसके साथ ऐसी धातु जुड़ी होती है तो उनसे बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनको अपन बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख भी रखा है कि कार्बधात्विक यौगिकों में धातु परमाणु कार्बनिक समूह के साथ जुड़ा होता है, डायरेक्ट अटैच होता है मेटल और कार्बन एटम। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि इन यौगिकों में कार्बन परमाणु लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, मतलब जो मेटल होता है उस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इन यौगिकों में कार्बन परमाणु कम विद्युत ऋणी तथा विद्युत धनी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को अपन नहीं मानेंगे, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर परमाणुओं से सीधा जुड़ा हो तो उनको अपन बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जहां मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है वहां पर, अब ये आपको पता है बॉन्ड तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं, पाई बॉन्ड भी होता है। तो इनके आधार पर ये जो यौगिक होते हैं, ये जो बंद होता है ना मेटल और कार्बन के बीच में, ये बंद अलग अलग तरह का बंद हो सकता है। जैसे सहसंयोजक बंद वाले यौगिक हो सकते हैं, आयनिक बंद वाले यौगिक हो सकते हैं, पाई बंद वाले यौगिक हो सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो, और बॉन्ड 3-4 प्रकार का हो सकता है। आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, सहसंयोजक बंध भी हो सकता है वो, और पाई इलेक्ट्रॉन बंध भी हो सकता है। देखो अपन बोलते हैं ना सिग्मा बंध कौन सा होता है, पाई बॉन्ड कौन सा होता है, तो ये आप लोगों को सबको पता है। फिर भी मैंने लिखा है सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा हुआ जिसमें एथिल ग्रुप लेड के साथ जुड़ा हुआ डायरेक्ट अटैच है, तो इसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला आयनिक बॉन्ड, सोडियम और यहाँ पर जो एथिल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जहां पर एटम ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बंध, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी है कि जो मेटल है ना वो किससे जुड़ा होता है, पाई बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि जो अपने कार्बधात्विक यौगिक होते हैं उनमें सहसंयोजक बंध भी हो सकता है, आयनिक बंध भी हो सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की कुछ बातें समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते किसको है, कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर मेटल कार्बन परमाणु के साथ सीधा जुड़ा होता है उनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नामकरण की। ठीक है, अपन बात करेंगे अपन नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, सब लोग आप लोग जानते हो कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। बस मैं यहाँ पर आपको आइडिया दूंगा कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत सारे नाम लिखे, उनमें से बहुत सारे नामों का जो नोमेनक्लेचर है वो आप लोगों को पता भी होगा। बहुत सारे कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण आप लोग आराम से बता सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 नंबरिंग दी है। नंबरिंग का मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार का नामकरण अपन करते जाएंगे। यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल के अंदर अपन अलग अलग तरीके के नियम देखते जाते हैं। एक तरह से बोला जाता है इसमें नियम होते हैं, नियम के एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स का नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो नाम है ये बोला जाता है, अगर जो कार्बन परमाणु है वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ अकेला,
तो यहां पर अपन बोलते हैं कि इसका जो नाम है अपन ऐसे लिखेंगे कि पहले जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद में अपना मेटल का नाम लिखा जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, तो अपन बोलेंगे इसको एथिल लिथियम। क्या बोलेंगे इसको अपन, एथिल लिथियम। तो ये एथिल ग्रुप हो गया और ये लिथियम, तो इसको अपन बोल देंगे एथिल लिथियम। तो मैंने क्या बोला, पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं, एथिल लिथियम। तो अपना जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका क्या नाम हो गया, एथिल लिथियम। इसी प्रकार से इसमें अपन बोलेंगे ये जो ग्रुप है ये क्या है, अपना फेनिल ग्रुप है, तो इसको अपन बोलेंगे फेनिल, और जो मेटल है अपना कौन सा, लिथियम, तो अपन इसको बोल देंगे फेनिल लिथियम। तो ये अपना पहला नियम है कि अगर कार्बनिक समूह के साथ धातु जुड़ा हुआ तो पहले पर कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं। अपना जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर समान एक से अधिक समान समूह उपस्थित होते तो अपन को पता फिर फिक्स लगाते हैं अपन, पता ना, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। तो यहाँ पर भी यही लगाएंगे। पहले अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर डाई ट्राई लिख देंगे, जैसे एथिल लिथियम लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई एथिल जिंक बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे अपन, डाई एथिल जिंक। इस ग्रुप के आगे मैंने प्रीफिक्स लगा दिया डाई, और ये हो गया डाई एथिल जिंक। तो मैंने बोला सेकंड नियम में कि अगर अपने यहां पर एक से अधिक समान समूह उपस्थित है किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर, तो उसके आगे फिर फिक्स लगा देते हैं, और जो अपना नोमेनक्लेचर जैसे एथिल लिथियम लिखा था यहाँ से डाई लिखा है मैंने, डाई एथिल जिंक। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, डाई फेनिल मर्करी, डाई फेनिल मर्करी, इसका नाम हो गया डाइफेनिल मर्करी। अब अपना थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर अलग अलग समूह इसमें उपस्थित है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर अगर अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन अल्फाबेटिकली उसको देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। जैसे एथिल और मेथिल दे रखा है इसमें, तो एथिल और मेथिल में से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, तो अपन बोलते हैं पहले एथिल आता है, उसके बाद में मेथिल आता है। तो पहले अपन भी बोलेंगे कि वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का नाम लिखेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका जो ऑर्डर होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर ये एथिल है, ये मेथिल है। अब अपना जो पहला नियम वही तो चलता है एक तरह से, पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अपन ने देखा इसका नाम होगा एथिल मेथिल जिंक। तो मैंने क्या बोला, अगर एक से ज्यादा समूह है तो अपन क्या बोलेंगे कि उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करते हुए नाम लिखते हैं, पहले एथिल फिर मेथिल फिर जिंक। अल्फाबेटिकली अपन देखते हैं, पहले ई आता है उसके बाद एम आता है, तो एथिल मेथिल जिंक हो गया। अपना जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल में ये बोला जाता है अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो उस हाइड्रोजन को अपना हाइड्रिडो के नाम से नामकरण करते हैं। किसके नाम से, हाइड्रिडो के नाम से नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें दे रखा है हाइड्रोजन, तो अपन इसका जो नामकरण है वो कैसे करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का तो अपन को ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, और अपन क्या करते हैं कि जो पहले अपना अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले अल्फाबेटिकली आएगा उसके साथ अपन को हाइड्रिडो जोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एथिल है, मेथिल है और हाइड्रोजन है, तो इसका जो नाम है वो क्या होगा, मैंने बोला कि पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अपन नाम लिखते हैं, तो पहले आता है एथिल, तो अपन ने लिख दिया एथिल, और उसके साथ अपन को किसको लगाना है, हाइड्रिडो, मतलब उसके बाद अपन बोलेंगे हाइड्रिडो। जो अपना हाइड्रोजन उसको अपन किस नाम से बुलाएंगे, हाइड्रिडो, एथिल हाइड्रिडो मेथिल, और ये कौन सा मेटल अपना, एंटीमनी, तो इसको अपन लिख देंगे एंटीमनी, एथिल हाइड्रिडो मेथिल एंटीमनी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी मेटल के अंदर हाइड्रोजन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो पहला जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो कार्बनिक समूह होता है उसके बाद अपन हाइड्रिडो लगा देते हैं, फिर अपन उसका नामकरण कर देते हैं। तो पहले मैंने इसका जो नाम लिखा एथिल, एथिल अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो एथिल हाइड्रिडो मेथिल एंटीमनी। ठीक है, अब इसमें देखो ये बोला जाता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सिलिकॉन, आर्सेनिक और अपना फास्फोरस प्रेजेंट होता है तो उनके नामकरण करते समय जो आर्सेनिक होता है उसको तो आर्सेन बोलते हैं, जो फास्फोरस होता है उसको फोस्फिन बोलते हैं, और जो सिलिकॉन होता है उसको सिलेन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाएगा, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए सिलेन लिखेंगे अपन, अगर फास्फोरस है तो उसके लिए फोस्फिन लिखेंगे, अगर आर्सेनिक है तो उसके लिए अपना आर्सेन लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा अपना टेट्रामेथिल, क्योंकि अपना सेकेंड रूल इसमें काम आ रहा है ना, टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल सिलेन, टेट्रामेथिल सिलेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राई एथिल, और आर्सेनिक को अपन क्या लिखेंगे, आर्सेन, ट्राई एथिल आर्सेन।
फोस्फिन को क्या लिखेंगे, फास्फोरस को लिखेंगे फोस्फिन, ट्राइफेनिल फोस्फिन, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो रूल है अपना 5 तक हो गया। अब अगला जो रूल है ये बोला जाता है जब मेटल कार्बोनिल का अपन नामकरण करते हैं तो ये बोला जाता है पहले मेटल का नाम लिखते हैं उसके बाद में कार्बोनिल का नाम लिखते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना निकिल टेट्रा कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, निकिल, मेटल आएगी पहले तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल, तो इसका मैंने नाम लिख दिया निकिल टेट्रा कार्बोनिल। अब इसके बाद में 7वें नंबर का जो एग्जाम्पल है ये बोला जाता है अगर मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, मिक्स्ड का मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप भी हो और इनऑर्गेनिक ग्रुप भी हो, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर ये मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ये बोला जाता है इसका नामकरण करते समय सबसे पहले ऑर्गेनिक समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं और उसके बाद में इनऑर्गेनिक समूह का नाम लिखते हैं अपन। और ये साथ ही साथ ये बात याद रखनी है इसके अंदर जो कार्बनिक समूह होता है उसके साथ ही धातु को जोड़ते हैं और जो इनऑर्गेनिक समूह होता है उसको अलग से जोड़ते हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, मैंने बोला पहले सबसे पहले ऑर्गेनिक समूह का नाम, उसके बाद मेटल, उसके बाद इनऑर्गेनिक। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसका जो नाम लिखेंगे अपन लिखेंगे मेथिल और मैग्नीशियम को दोनों को एक साथ लिखेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोलना चाह रहा था। अगर मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम लिखना हो अपन को तो वहां पर सबसे पहले ऑर्गेनिक समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं, उसके बाद में इनऑर्गेनिक समूह का नाम लिखते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिक समूह होता है उसके साथ धातु को अपन साथ लिखते हैं। तो मैंने लिखा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख दिया। अब इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल। अब इसमें देखो अपना मेटल कौन है, अपना मेटल इसमें टिन है, तो इसका जो नाम है अपने क्या लिखेंगे, डाई मेथिल डाई। अब देखो डाई क्यों आए तो आपको पता ही है, अपना जो सेकंड रूल है वो है, इसका जो नाम हो जाएगा डाई मेथिल, ये कार्बनिक समूह का नाम लिख दिया टिन, डाई मेथिल टिन। और यहां पर जो क्लोराइड है वो भी कितने हैं, 2, तो अपन बोलेंगे डाई मेथिल टिन डाई क्लोराइड, ऑर्गेनिक समूह, उसके बाद में धातु, उसके बाद में इनऑर्गेनिक। तो इसका क्या नाम हो गया, डाई मेथिल टिन डाई क्लोराइड, ठीक है। तो ये अपना मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम हो गया। इसके बाद में जो लास्ट वाला है इसमें ये बोला जाता है अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ऋणायनिक या एनायनिक एंटिटी प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर एनायनिक एंटिटी प्रेजेंट है ना, तो जो धातु होता है उसके बाद में अपन 8 जोड़ देते हैं और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़ के आए होंगे, आपके दिमाग में होगा वो, वैसे इसका नाम लिख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा अपना, ये मेथिल ग्रुप है तो ये कितने मेथिल हो, तो अपन बोलेंगे ट्राई मेथिल। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे हिसाब से आराम से निकालोगे, ट्राई मेथिल। अब यहां पर धातु कौन है, जिंक, और जिंक के बाद में अपन को क्या जोड़ना है, 8। तो अपन इसका जो नाम करना है वो कैसे कर देंगे, ट्राई मेथिल जिंकेट। क्या बोल देंगे, ट्राई मेथिल जिंकेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकाल लोगे। यहां पर कितना आएगा, x - 3 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 3 इक्वल टू +2। तो यहां पर इसका जो नाम है वो हो जाएगा ट्राई मेथिल जिंकेट। तो इस तरह से अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आराम से कर सकते हैं। इसके जो नोट्स है आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो नोट्स मिल जाएंगे। सारे के सारे मैंने नोट्स बना दिए हैं, नोट्स उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक बार मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना कि हाँ सर समझ में आ गए। और इसके बाद में अपन देखो अपन इसी वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसकी। ये बोला जाता है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, फिर भी अपन यहाँ पर जो मेनली जो वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2 तरह से वर्गीकरण करते हैं। तो एक जो फर्स्ट वर्गीकरण है वो तो बोला जाता है धातु और जो बंध होता है मेटल और जो बॉन्ड होता है उसकी प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, और एक लिगेंड की नेचर के आधार पर। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब मेटल कार्बन बॉन्ड आप लोगों को पता है कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कई प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, और एक मैंने लिखा है ब्रिज्ड
सेतुबंध युक्त यौगिक, मतलब जिनके अंदर ब्रिज बनता हो, ठीक है, ब्रिज बनता हो। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, ठीक है। अब आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अपन बोलते हैं कि आयनिक यौगिक वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसके अंदर जो कार्बन परमाणु होता है उसके बीच में और जो मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, गैप ज़्यादा होता है, विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वो जो यौगिक होते हैं आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जो कार्बन और सोडियम के बीच में अपन को पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स बना रहा है। तो इसका अपन देख लेंगे नाम की क्या हो गया, एथिल सोडियम हो गया, ऐसे ट्राईएथिल जिंकेट हो गया, डाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैल्शियम हो गया। तो यहाँ पर ये बोला जाता है आयनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं या आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके बीच में कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध की। तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर सामान्यतः अपन ये देखते हैं कि जो मेटल्स होती है उसमें नॉन मेटल्स हो गई, वो क्या करते हैं कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो सिग्मा बंध युक्त यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं इनमें जनरली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, वहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं। और उनके अंदर अपन देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, जिंक, सिलेन, तो इनके साथ जो बॉन्ड बनते हैं उनको अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अब अपना जो सबसे लास्ट में है इसका अपन बोलते हैं सबसे ज्यादा कंपाउंड्स यहाँ पाए जाते हैं डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले, जिनके अंदर विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। विस्थानीकृत का मतलब जहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते हैं, रेजोनेंस करते हैं, उनको बोला जाता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की प्रकृति या अपन देखें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपाउंड्स की स्टडी की गई है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टडी की गई है। यहाँ पर भी अब ये बोला जाता है कि इनके अंदर अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं, उनकी बंध की प्रकृति के आधार पर ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इनकी जो मैक्सिमम अपने ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें कार्यदातक यौगिकों का निर्माण होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का निर्माण होगा। जैसे अपन बोल रहे थे ना मेटल कार्बोनिल वगैरह, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि मैक्सिमम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण धातु आयन होते हैं, वो इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। फिर बोला गया है कि यहाँ पर बंध, इनमें अलग अलग तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, बंध की प्रकृति और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो अलग अलग होती है। उसके आधार पर फिर इनको 3 भागों में बांट दिया इन्होंने। ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स मतलब सेतुबंध युक्त एल्किल यौगिक हो गए, ओलिफिनिक एंड एसिटिलीन, जिनके अंदर अपन को पता है ना ओलिफिनिक क्या होता है, एसिटिलीन के यौगिक हो गए, और एक सैंडविच कंपाउंड्स, ठीक है। तो 3 प्रकार के कंपाउंड हो गए ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स। अब ये बोला जाता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड या सेतुबंध युक्त एल्किल यौगिकों की, इस तरह के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें अपन देखते हैं कि अपना लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया, इंडियम आ गया। ये जो जितने भी मैंने मेटल्स के नाम लिए हैं, बेरिलियम हो गया, अपना गैलियम हो गया, बोरोन हो गया, इनमें सब में क्या होते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। आप लोगों को पता ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से ये क्या करते हैं, इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या यौगिक का निर्माण हो जाए। इनको अपन बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रिज्ड कंपाउंड पढ़े ना, सेतुबंध युक्त यौगिक पढ़े हैं, जिसमें अपन देखते हैं 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये जो है ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स, इसमें भी 2 प्रकार का अरेंजमेंट बताया गया है। ये बोला गया है कि इसमें एक तो पाया जाता है 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, और सेतुबंध, और जैसे ये बोला जाता है ना अपना लिथियम हुआ, लिथियम के बाद में एक और है, इसमें लिथियम के अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो ये कंपाउंड्स होती हैं इसमें पॉलीमर बनते हैं, बहुलक यौगिक होते हैं। बहुलक यौगिक का मतलब अपन बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो पॉलीमर के रूप में बनती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ, यहाँ पर ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स के अंदर 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं, सेतुबंध युक्त यौगिक होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इनके अंदर अपन बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, कि जो एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स बनते हैं ये कैसे ब्रिज बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये अपना एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग इसकी स्ट्रक्चर देख के आपके दिमाग में कुछ बातें याद आ रही होगी कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनता है इसमें, और ये बोला जाता है कि इसमें जो 6 मेथिल समूह होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बोला जाता है टर्मिनल होते हैं और एक सेतुयुक्त मेथिल ग्रुप हो गए। तो जो यहाँ किनारे पे हैं इनको तो अपन बोलते हैं टर्मिनल मेथिल ग्रुप, और जो बीच में इनको बोलते हैं अपन सेतुबंध युक्त यौगिक। और अपन को पता है कि जो टर्मिनल और सेतुबंध युक्त यौगिक होते हैं इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जो सेतुबंध युक्त यौगिक होते हैं ब्रिज वाले, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो तो होता है 3 सेंट्रिक 2
इलेक्ट्रॉनिक, इनमें 3 सेंटर है, 1 2 3, और इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको बोला जाता है 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक। और जो अपने टर्मिनल वाले होते हैं मेटल और कार्बन के बीच में, इनमें डायरेक्ट बॉन्ड पाया जाता है, तो ये जो होते हैं वो 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ब्रिज एल्किल कंपाउंड्स के अंदर अपन ने 2 प्रकार के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रिज वाले सेतुबंदी युक्त यौगिक वाले पढ़ेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे जिनमें पॉलीसेंट्रेड होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है इसी का है, इसका मैंने लिखा नहीं, सॉरी, पॉलीसेंट्रेट 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स वाले हैं ये, पॉलीसेंट्रेट 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स। अब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, ये बोला जाता है कि इसके अंदर मेथिल हुआ, एथिल हुआ, लिथियम जो होते हैं वो टेट्रामर के रूप में मिलते हैं। और टेट्रामर के रूप में इसमें क्या होता है, जो एल्किल समूह होता है वो लिथियम परमाणु के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, इसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये बोला जाता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ये बोला जाता है इसमें कि जो लिथियम परमाणु होता है वो तो एक चतुष्फलक के कोनों पर ऊपर स्थित हो गया। अब एक दिमाग में एक बात लेके आओ आप लोग कि चतुष्फलक कैसे बनता है। टेट्रा जो अपनी होता है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलक की संरचना होती है, वो कैसी होती है कि उसके अंदर जो बीच में मेटल होता है, उस बीच में मेटल के अलावा जो अपना जो वो होता है ना मेटल तो कहाँ है, मैं बोल रहा हूँ उनके कोनों पर स्थित है। अब उनकी जो कोने बन गए, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गए, उसमें क्या हो गया, फेस भी बनेंगे। चतुष्फलक की 4 फेस होती है, टेट्राहेड्रल की जो फेस होती है ना, उस फेस के थोड़ा सा ऊपर कार्बन परमाणु अरेंज होता है। जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा लिथियम परमाणु, एक जो ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये लिथियम परमाणु, और लिथियम परमाणु एक चतुष्फलक के कोनों पर ऊपर स्थित है। तो लिथियम परमाणु तो कहाँ हो गए, चतुष्फलक के जो 4 कोने हैं ना उनके ऊपर। अब उनकी जो फेस बन रही है, आप लोगों को फेस पता है कि फेस कैसी होती है, इस जो फेस के थोड़ा सा ऊपर कौन होता है, अपना कार्बन परमाणु प्रेजेंट होता है। तो मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, ये जो लिथियम परमाणु होता है वो तो टेट्राहेड्रल के रूप में चारों कोनों पर स्थित होता है, और साथ में अपन बोल सकते हैं जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो कार्बन परमाणु के जो चारों फेसेज होते हैं उनके सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये फेस है एक, इसकी ये फेस है, तो इसके फेस के सेंटर पर ये हो गया। इसी तरह से ये जो फेस है इसके सेंटर पर ये हो गया, यहाँ पर ये जो फेस बन रहा है इसके सेंटर पर ये हो गया, यहाँ पर जो नीचे की फेस थी उसके सेंटर पर ये हो गया। तो चारों फलकों का जो सेंटर होता है ना, फेस का जो सेंटर, उसके बीच में या थोड़ा सा ऊपर, अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, अपना कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन ने 2 प्रकार से बांटा। कौन सा, एक तो 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक, या अपन बोल सकते हैं इसको कंपाउंड्स विद 3 सेंट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और यहां पर जो नीचे वाला था पॉलीसेंट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो यहां पर तो बन रहे पॉलीसेंट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और यहां पर बन रहे ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स या 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के बॉन्ड्स मिलते हैं। तो ये यहां पर अपन बोल सकते हैं कि ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स बन रहे थे। अब अपन बात करते हैं ओलिफिनिक एंड एसिटिलीन कंपाउंड्स की। अब ये आप लोगों को अच्छे से पता है ओलिफिनिक और एसिटिलीन कंपाउंड क्या होते हैं। इन यौगिकों में होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पाइबंद होता है ना, पाइबंद के साथ डायरेक्ट मेटल अटैच्ड होती है। तो मेटल के जो भरे हुए कक्षक होते हैं उनसे ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो यहां पर मैंने जो पहला वाला जो लिखा है, मैंने लिखा रिक्त धात्विक कक्षक जो तथा पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो मेटल होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स, और यहां पर जो पाई बॉन्ड होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो यहां पर क्या होता है कि जो अपने पाई बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा जो मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसमें एक तरह तो ये यौगिक आते हैं, और एक सेकंड वाले वो यौगिक हो गए जिनके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग का मतलब आप लोग समझते ही हो क्या होता है बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन में। इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर जो भरे हुए कक्षक है ना, वापस उसके एंटी बॉन्डिंग में, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को वापस दे देते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, पश्च बंधन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको अपन बोलते हैं ओलिफिनिक एंड एसिटिलीन। ओलिफिनिक का मतलब क्या हो गया कि जो अपने संक्रमण धातु आयन होते हैं उनके जो मेटल्स होते हैं उनके वैकेंट ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर ओवरलैपिंग करते हैं, और जो भरे हुए कक्षक है वो भी ओवरलैपिंग करते हैं। जो वैकेंट होते हैं वो तो पहला वाला जो प्रकार है उसकी तरह बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पर जो सेकंड वाला है जहाँ पर जब मेटल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो जब भर जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। आप लोगों ने शायद सेकंड ईयर में पढ़ी है ना बैक बॉन्डिंग। तो उस तरह से ये यौगिक बनते हैं पश्च बंधन में। और अपना जो थर्ड वाला जो यौगिक है, इसी में मैंने सबसे पहले डिलोकेटेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के अंदर बताया ब्रिज्ड एल्किल कंपाउंड्स, ओलिफिनिक एंड एसिटिलीन कंपाउंड, और इसके अंदर थर्ड वाला होता है सैंडविच कंपाउंड्स। इन यौगिकों में क्या होता है, सैंडविच कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों ने बर्गर खाया होगा, उस बर्गर के बीच में बर्गर को बीच में से काट देते हैं और बीच में टमाटर वगैरह जो भी लगाते हैं। तो मान लो कि बर्गर के जो 2 टुकड़े ना, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या होते हैं कि जो ऊपर और नीचे तो पाई इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक हो गए, और उनके बीच में एक मेटल आ जाती है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सैंडविच के समान होती है, इसलिए इनको सैंडविच यौगिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर
ये जो दो आयरन है इनके बीच में, सॉरी जो आयरन आ गया किसके बीच में, दो जो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल है उनके बीच में आयरन आ जाता है, तो इसलिए इस यौगिक को फेरस बीच में, तो इसको बोल दिया फेरोसिन। इसी तरह से यहां पर भी दो रिंग्स के बीच में कौन आ गया, रोडियम आ गया, तो इसको बोला दिया जाता है रोडिसन बोल दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर निकिल आ जाए तो इसको बोला दिया जाता है निक्लोसिन बोल दिया जाता है। ये बोला जाता है कि इनकी जो संरचना होती है वो सैंडविच होता है उसके समान होती है, इसकी वजह से इन कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड्स। और ये बोला जाता है इनमें क्या होता है कि दो डिलोकलाइज्ड पाइलेक्ट्रॉन रिंग्स के बीच में, जैसे ये रिंग और ये रिंग है, इनमें क्या हो जाता है, पाइलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो दो विस्थानीकृत पाई बंद युक्त वलयों के बीच में जब मेटल आ जाती है तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनको अपन बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड्स। मेरे हिसाब से आप लोगों के बात समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कभी नहीं पूछा उसने, कार्बोदत्तिक यौगिकों का नामकरण करो, वहाँ पर पूछता है वो जो अपने लिथियम के कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा। बट मैंने क्लासिफिकेशन इसलिए बता दिया क्योंकि ये अगर आगे आए तो आप लोगों के दिमाग में रहेगी ये कौन से प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, जैसे कोवलेंट है, आयनिक है, या डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स वाले हैं, तो कौन से, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अपन ने यहाँ पर मैंने बोला कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उनको अपन दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड की, धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर, और एक जो होता है वो लिगेंड की प्रकृति के आधार पर और होता है। तो मैं इसके बाद आपको लोगों को बताता हूँ लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। देखो अपने यहाँ पर जो सेकंड है वो नेचर ऑफ लिगेंड्स के आधार पर ये बोला जाता है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक तो बोला जाता है सिंपल कंपाउंड्स होते हैं और एक होता है मिक्स्ड कंपाउंड। अब सिंपल किसको बोलते हैं और मिक्स्ड किसको बोलते हैं, तो लिगेंड की नेचर के आधार पर तो देख रहे हैं कि यार जैसे लिगेंड अलग अलग है तो अलग अलग तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखो सिंपल के अंदर फिर बोला कि सिंपल जो यौगिक होते हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कौन से होते हैं, जैसे अपन अभी देख रहे थे जो लिगेंड से होते हैं, अगर वो एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पर इस एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, टेट्राएथिल लेड हो गया। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, डाइएथिल मरकरी हो गया। तो इसमें एक समान समूह एक ही तरह के लिगेंड जुड़े होते हैं तो इनको बोल दिया गया सिमेट्रिक। और असममित किसको बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर CH3 और C2H5 अलग अलग कार्बनिक समूह जुड़े हुए हैं, तो नोमेनक्लेचर अपन ने पढ़ लिया, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल जिंक। ठीक है। और मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो इसका जो नाम अपन ने देख लिया था अभी मिक्स्ड वाला, मिक्स्ड में दो प्रकार के मैंने नाम लिखे, CH3 MgBr और एक नीचे लिखा CH3 का होल ट्वाइस था ये, सॉरी अपन ने भी इसका नाम लिख लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अपना जो नाम है वो क्या हो गया इसका, मैंने बताया था मिक्स्ड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नीचे वाले का हो जाएगा डाई मेथिल टिन डाइक्लोराइड। तो ये मिक्स्ड क्लस्टर्स मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही काफ़ी है। अपन ने सबसे पहले बात की ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, उसके बाद में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात कर ली, उसके बाद अपन ने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये जो आज का जो लेक्चर है इसके जो नोट्स है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।